दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 4 दिसंबर को जो शासनादेश जारी हुआ था उस पर कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है और इस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अड़चनें थी वो समाप्त हो गई हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि जो अंतिम चयन हुआ है वो गुणवत्ता के अंक पर हुआ है और अगर फॉर्म में संशोधन यानी कि आवेदन में संशोधन की अनुमति दी जाती है तो पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पहले से ही लिखा गया था कि आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों जो पूरा प्रकरण है उस पर एक नज़र डालते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक की जो भर्ती हो रही थी इस पर 4 दिसंबर 2020 को जारी शासनादेश को सही करार दिया है और ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 4 दिसंबर के शासनादेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, न ही यह भेदभावपूर्ण है। शासनादेश नियम 14 के अनुरूप है। आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने पवन कुमार और 26 अन्य सहित कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, एच एन सिंह, राज्य सरकार के अपर अधिवक्ता MC चतुर्वेदी और मुख्य अस्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे ने पक्ष रखा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विज्ञापन में ही लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि अंतिम होगी, उसमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। चयन जो होगा वो क्वालिटी पॉइंट मार्क्स से जिला वरीयता मेरिट के आधार पर किया जाएगा और अगर आवेदन में दर्ज प्रविष्टि को दुरुस्त करने की अनुमति दी जाती है तो पूरी प्रक्रिया जो है वो पटरी से उतर जाएगी। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 4 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार मूल्यांकन कर कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि कुल 4,31,466 आवेदन हुए थे। इसमें 4,09,530 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे और क्वालिटी पॉइंट मार्क्स के आधार पर 1,46,060 अभ्यर्थी योग्य घोषित किए गए हैं। यदि निर्देशों का पालन करने में गलती करने वालों को सुधारने की छूट दी गई तो चयनित अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी होगी। तो दोस्तों ये खबर है, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब कोई भी संशोधन नहीं होगा। जो संशोधन होना था वो 4 दिसंबर के नियमानुसार हो चुका है। 4 दिसंबर में यही कहा गया था कि जिनके अंक कम है या फिर कोई छोटी मोटी त्रुटि है उसको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन जिन्होंने अपने प्राप्तांक अधिक भरे थे उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, हालांकि इसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा था। और दोस्तों अगले वर्ष शुरू होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया। ये जो भर्ती प्रक्रिया दोस्तों कई वर्षों से आ रही है। इसमें मुख्य रूप से जो दो पेज फंस रहा था वो ये है, एक तो इसमें जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है इसके बारे में अभी जो अंतिम निर्णय है वो नहीं लिया जा सका है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो दूसरी बात थी वो ये कि इसमें जो एजेंसी का चयन होना था वो एजेंसी का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया था। हालांकि एजेंसी के चुनाव के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन उसी दौरान जो शिक्षक MLC का चुनाव था वो प्रक्रिया भी चल रही थी, तो इसे जो है आचार संहिता की वजह से निरस्त कर दिया गया है। दोबारा से एजेंसी के चयन के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और यहाँ पर ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अध्यक्ष UPHESC, कहते हैं कि आयोग हर प्रकार से सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। तो यहाँ पर हर बात पहले से ही जांची पर की जा रही है और इसी वजह से एजेंसी चयन के लिए दोबारा विज्ञापन जारी किया गया। एजेंसी आरक्षण के मसले पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। बाकी तैयारियां पूरी हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दिसंबर का महीना है, 2020 का ये अंतिम महीना होता है, तो 2021 में ही ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसमें आवेदन वही लोग कर पाते हैं जो लोग नेट क्वालिफाई हैं या फिर नियमानुसार PhD पास की है, उन्होंने PhD की परीक्षा और PhD डिग्री होल्डर है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ 30 प्रश्न जो होते हैं वो GS पर आधारित होते हैं। GS का मतलब यहाँ पर होगा कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK और तमाम वही टॉपिक जो UPPSC और UPSSC के सिलेबस में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो खबर है एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं इस पर कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से अधिक, एक्चुअली में जो पदों की संख्या है वो 2016 है। तो इस पर जो प्रक्रिया होगी वो अगले साल ही शुरू हो पाएगी। एक तो एजेंसी का चुनाव होना शेष है, हालांकि जो विज्ञापन पहले जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है और एजेंसी चयन के लिए नया विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। तो इस महीने के अंत तक एजेंसी का चयन हो जाएगा और इसके साथ ही जो हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज आरक्षण है उसको भी लेकर पेच फंसा हुआ है। इस मसले पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने अभी तक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है और पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा के कार्यकाल में ही ये जो वैकेंसी थी 2016 पदों की, ये
आई थी आयोग में, लेकिन इस पर भर्ती प्रक्रिया सिर्फ आरक्षण की वजह से, हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है उस पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से ये जो स्थिति है, ये जो परीक्षा है, वो भर्ती जो है शुरू नहीं हो पाई थी। तो आयोग को क्षैतिज आरक्षण पर निदेशालय से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। एजेंसी का चयन हो जाएगा, उसके बाद नए साल में ये भर्ती शुरू होगी। तो यहाँ पर हर बात को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मैं देख रहा हूँ कि हाइप किया जाता है। फिलहाल फ्रेंड्स, जो भर्ती है वो तो आएगी ही, और जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर का की परीक्षा देनी है, जिन्हें बनना है, वो लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपका जो विषय है उसका सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है। परीक्षा की तैयारी करनी है, जीएस वगैरह सब कुछ तैयार करना है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप जो है प्रतिदिन जो मैं करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाता हूँ उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत किया करो। इससे बेहतर करंट अफेयर्स आपको अगर कहीं और मिलता हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और टीजीटी प्रवक्ता प्रतियोगी छात्रों का 17 दिसंबर को चयन बोर्ड पर धरना होगा। मांग यहाँ पर ये की जाएगी कि टीजीटी प्रवक्ता के निरस्त विज्ञापन को दोबारा जल्द से जल्द जारी किया जाए। साथ ही साथ जो तदर्थ शिक्षक है उनका वेटेज कम किया जाए, और छात्र जो है वो 11 सूत्री मांग को लेकर सत्याग्रह भी करेंगे। प्रमुख मांगों में जो नया विज्ञापन है उसे जल्द जारी करने, संशोधित विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक कम रखना, और इसी के साथ टीजीटी विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी कला, टीजीटी संस्कृत 2016 प्रवक्ता संस्कृत और जो अन्य विषय हैं प्रवक्ता कला, प्रवक्ता हिंदी के अंतिम परिणाम से घोषित करने की मांग की जाएगी। तो ये जो धरना होगा ये 17 दिसंबर को किया जाएगा। हालांकि कुछ लोग आपको बता भी चुके होंगे कि इसका विज्ञापन अमुक डेट को आएगा। दोस्तों, कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर उनके रहने का उद्देश्य यही है कि वो आपको एक्साइटिंग न्यूज़ देते रहें ताकि उनके व्यूज आते रहें, और उनको जो ऐड से पैसा अर्निंग होता है बस उसको वो अधिक से अधिक अर्न करते रहें। तो ऐसे भ्रामक चैनलों का आप लोग जो है बहुत अधिक उसका अनुसरण न करें। उनका उद्देश्य धनोपार्जन है, बाकी चीज़ें आप समझ रहे हैं। जो सही खबरें होती हैं वो आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचा दी जाती हैं, और जो खबरें होती हैं उसको एज इट इज ही रखा जाता है। उसमें कोई भी ये नहीं कि अमुक तिथि को अमुक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो सही है वो सही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। CHSL 2020 आवेदन की तिथि 19 तक बढ़ा दी गई है। ये डेट पहले 15 तक थी, लेकिन सर्वर धीमा हो गया था, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी डेट जो है एक्सटेंड की जाए। फिर ये जो डेट है वो 19 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। CHSL आवेदन का सर्वर लगातार धीमा चलने के कारण आयोग ने 19 तक आवेदन के साथ ऑनलाइन फीस जो है ये 21 तक बढ़ा दी है। डेट आपके सामने है, और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 21 तक, हालांकि 19 तक ही आप आवेदन कर पाएंगे, 21 तक आप फीस जमा कर पाएंगे। 24 तक जो है चालान से फीस जमा होगी। और जो CHSL Tier 1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा है ये 12 से 27 अप्रैल के बीच में होगी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कुल पदों की संख्या 4726 है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, और जो भी नियमानुसार आवेदन करना चाहता है वो आराम से आवेदन कर सकता है। अगर आप CHSL की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो भी आपको स्टैटिक जीके अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और दोस्तों, कल जो RRB इलाहाबाद के अंतर्गत 124 पदों के लिए जो परीक्षा शुरू हुई है ये 2 पारियों में हुई। 39 परीक्षा केंद्रों पर प्रयागराज में 12 केंद्र थे, लेकिन 48% ने परीक्षा को छोड़ दिया है। वजह जो कुछ भी रहा हो, लेकिन 48% मतलब कि कुल मिला के आधे लोगों ने ही परीक्षा दी है, बाकी आधे लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। दोस्तों, इसकी कई वजहें होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब कोई भी परीक्षा काफ़ी समय के बाद होती है, आवेदन लेने के काफ़ी समय के बाद होती है, तो निश्चित रूप से उसमें जो परीक्षार्थी होते हैं उनकी संख्या कम हो ही जाती है। तो ये कोई बड़ी वजह नहीं है, ऐसा आप कई बार देख चुके हैं। और नवोदय विद्यालय समिति से जुड़ी हुई ये प्रवेश अधिसूचना है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहता है नवोदय विद्यालय में, तो वो 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकता है। और कक्षा 9 के लिए यहाँ पर है कि आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और दोस्तों, यहाँ पर जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दूसरी सूची में चयनित अभ्यर्थी हैं, अब उनको विद्यालय आवंटन का इंतजार है। बेसिक शिक्षा परिषद को शासन का आदेश मिलते ही उन्हें विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। हालांकि सबसे पहले दिव्यांग और महिलाओं को खाली विद्यालयों में विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा, बाकी को कोई अवसर नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन है वो 18 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो ये जो आवेदन होंगे प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 18 दिसंबर से शुरू होगी।
और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें कहा गया कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिव्या गोस्वामी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में पारित 3 नवंबर और 3 दिसंबर 2020 के आदेश के अनुपालन में अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो रही है। परिषद की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया कि महिला शिक्षिकाएं जो शादी से पूर्व स्थानांतरण का लाभ ले चुकी हैं और असाध्य रोग से जो पीड़ित शिक्षक हैं उनको स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए 18 से 21 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो ये सूचना है उनके लिए जो लोग शिक्षक हैं और अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये जो खबर है इस पर नज़र डालते हैं। सूबे में 94,000 शिक्षकों की बहाली का जो पूरी प्रक्रिया है उसका रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 23 नवंबर 2019 से पूर्व सीटीटी पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं और प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिसंबर 2019 में सीटीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। तो सीटीटी के लिए यहाँ पर जो लोग दिसंबर में पास आउट हुए हैं उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। एकल पीठ के इस आदेश के साथ ही उक्त बहाली मामले में होने वाली नियुक्ति पर लगी रोक भी खुद ब खुद खत्म हो गई है। पिछले दिनों मामले पर सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने मंगलवार को 78 पेज में फैसला सुनाया और कोर्ट ने संजय कुमार यादव और अन्य बनाम बिहार सरकार मामले में फैसले के आधार पर याचिका को